सुसाइड करता है, कहीं ना कहीं उसका सोसाइटी का उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हाथ रहता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सोसाइटी का प्रभाव पड़ा रहता है, तभी वो व्यक्ति सुसाइड करता है। फिर ये फर्दर सुसाइड को 4 प्रकार में बताते हैं। पहला बताते हैं एल्ट्रुस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, एगोस्टिक सुसाइड एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। तो अभी तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, तो अभी तो तालाब पे ही थे, रात भर आज यहीं पर सोए थे। तो अभी तो चलते हैं यहाँ से घर, और अभी सनराइज भी हो चुका है, ठीक ना। तो अभी तो यहाँ से चलते हैं घर पर। तो अभी तो आ चुके हैं घर पे, और अभी एक जरूरी काम आ चुका है, तो अभी तो चलते हैं उस काम को करने, और स्कूटी से ही चलते हैं। So I can write it down and become the perfect man. अब आ गए, अब चौरसिया से एक कदम आगे नहीं गाड़ी मिली। परेशान कर देला हुआ। अरे परेशान के होवे निकल गए तो बढ़ गए थी आप। काम बा, अरे महाराज केने ले पूरा पहचान पची हो गेल ना हो। डलिया खाली बा, खाली हो तो फोन हम कर से नंबर पे पता करिए। तो अभी तो पैसा दे दिया, अभी चल रहे हैं घर फिर रिटर्न। ये जो विद्यालय है ना, ये जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो कभी का घर पे आ चुके थे, अभी खाना वाना खा के पढ़ने बैठे थे। तो आज हमने तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश किया, एंथ्रोपोलॉजी का, जो कि फंक्शनलिज्म है। तो उसको खत्म किया। फंक्शनलिज्म ये बताया गया कि जो कल्चर है या सोसाइटी है, हमारे लिए किस तरह का फंक्शन करता है, यानी हमारे किस तरह के काम आते हैं, वो सब चीज़ें, जो कल्चर है, सोसाइटी हो गया, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया। तो थोड़ा सा आपको बता दें फंक्शनलिज्म के बारे में। जो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। फंक्शनलिज्म है, ये आता कहाँ से? फंक्शनलिज्म आता है इवोल्यूशनिज्म को क्रिटिसाइज करके, ठीक ना। तो इवोल्यूशनिज्म को 2 वे में क्रिटिसाइज किया जाता है फंक्शनलिज्म में। पहला है आपको अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशन के हिसाब से, फिर दूसरा है ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशन के हिसाब से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का जो हेड है वो फ्रांस बोआज है, और ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी का जो हेड है, इसमें कोई हेड नहीं है ब्रिटिश वाले में, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्कॉलर है। इनमें सबसे ज़्यादा हेड है जो कि पूरे ग्रुप को लीड करते हैं, वो एसी हेड वाला है। तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशन में फ्रेंच बॉयज बताते हैं कि किस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये बताते हैं कि जो पर्टिकुलर हिस्ट्री है, पर्टिकुलर हिस्ट्री के बजाय, जो मतलब फिक्स एक हिस्ट्री है, उसके बजाय ये पूरे दुनिया की हिस्ट्री को लेकर ये केंद्र में लाते हैं, उसके आधार पर ये अपना थ्योरी देते हैं। इसकी वजह से ये बताते हैं कि क्रिटिसाइज किया गया, ठीक ना। अब वहीं ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि जो एग्जैक्ट फील्ड वर्क होना चाहिए, उसके आधार पर डेटा को इकट्ठा करके तो किसी थ्योरी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि एवोल्यूशनिज्म वाले प्रोमिनेंट स्कॉलर थे, ये लोग आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, क्योंकि ये फील्ड में विजिट नहीं करते थे। जो मिशनरी होते थे उस समय, जो जहाँ पे जाते थे अपने डेवलप प्रोग्राम करने के लिए वो डाटा कलेक्ट करते थे, और वो इन लोगों को दे देते थे। उसके आधार पर ये लोग अपना थ्योरी बना लिए, ठीक ना। तो इसके आधार पे ये ऐसे एडन बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से इवोल्यूशनिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक। अब फंक्शनलिज्म में इसके रूट की बात करें तो इसके रूट कहाँ से आते हैं, मतलब इसके जड़ कहाँ से आता है, ठीक ना। क्रिटिसाइज करके तो इसको उद्गम हो गया फंक्शनलिज्म का, पर इसके जो जड़ हैं वो जड़ कहाँ से आया है। तो जड़ इसके मतलब कौन कौन से स्कॉलर थे जो इसके मतलब जड़ तैयार किए, ठीक ना। तो अरे कहना क्या चाहते हो। जड़ तैयार करने में पहले स्कॉलर है वॉरेन डे मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बुक लिखा था 1748 में, स्पिरिट्स ऑफ लॉ। इसमें बहुत तरह के लॉ के बारे में बात किया, जैसे ऑफेंसिव लॉ, डिफेंसिव लॉ, इन सभी तरह के लॉ के बारे में बात की। रिलेशन बिटवीन नेचर एंड क्लाइमेट के बारे में बात किया। तो इन सब बहुत तरह के इन्होंने ये लॉ के बारे में बात किया, ठीक ना। तो फिर इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इनका एक कॉन्सेप्ट है, जो कि थ्योरी दिए थे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, ठीक ना। तो ये इसके बारे में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इसके बाद ये बताते हैं कि फंक्शनलिज्म में इनका रूट्स क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट दिए थे द आइडिया ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म का, इसके आधार पर इसका फंक्शनलिज्म में इनका रूट बताया जाता है। तो जो आइडिया ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म है, इसको फर्दर 2 वे में डिवाइड किया जाता है। पहले तो ये बताते हैं कि जो सोसाइटी इवॉल्व होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक ना। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि जो सोसाइटी है जस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक बिहेव करती है। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, वो एक भी पार्ट यदि मिसिंग हो जाए, एक भी पार्ट काम न करने लगे, तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। इसी तरह बताते हैं कि सोसाइटी में भी इसी तरह, जैसे किनशिप हो गया, मैरिज हो गया, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर हो गया, इस बहुत तरह के जो है कार्य जो सोसाइटी में होते हैं, यदि एक भी कार्य नहीं हो पाए, एक भी कार्य की कमी हो जाए, जिसकी वजह से सोसाइटी पूरी अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगी। तो ये बताते हैं कि सोसाइटी को कार्य करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करना पड़ता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आते हैं एमआईल दुर्खिम आते हैं। एमआईल दुर्खिम कॉन्सेप्ट देते हैं द थ्योरी ऑफ फंक्शन। इसमें ये बताते हैं कि इसमें बहुत तरह के इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है। जैसे आता है डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आज की डेट में हम देख सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आज की डेट में हम जो ये टी शर्ट पहने, हम किसी और ने बनाया, क्योंकि हमने तो बनाया नहीं है, कि किसी और ने बनाया, तो हम उसके ऊपर निर्भर है, इनडायरेक्ट तौर पर हम उसके ऊपर निर्भर। ये बताते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है आज की डेट में कितना व्यापक हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद बताते हैं कि सुसाइड करते हैं व्यक्ति, वो क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि एक फील्ड वर्क अपना किए रहते हैं, जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ के नाम से इन्होंने एक उस फील्ड वर्क को लिखा रहता है। तो उसमें ये बताते हैं कि फील्ड वर्क में क्या महत्वपूर्ण है। इसमें मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया में फील्ड वर्क करते हैं। इसमें एक एरेंटा नाम की ट्राइब होता है, जिसको 12 क्लेम में इसको डिवाइड किया जाता है। और ये आपस में टोटेनिज्म, आपस में रिचुअल, जो वहाँ के ब्लैक मैजिक है, इन सब चीज़ों को परफॉर्म करके सोशल सॉलिडरिटी मेंटेन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया, ठीक ना।
इमाइल दुर्कheim ने सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इमाइल दुर्कheim ने सुसाइड का कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है कहीं ना कहीं उसका सोसाइटी का उसके ऊपर बहुत ही बड़ा हाथ रहता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर सोसाइटी का प्रभाव पड़ा रहता है, तभी वो व्यक्ति सुसाइड करता है। फिर ये फर्दर सुसाइड को 4 प्रकार में बताते हैं। पहला बताते हैं एल्ट्रुस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, एगोस्टिक सुसाइड एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। इस तरह 4 तक सुसाइड बताते हैं। तो चारों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। किसी और वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनलिज्म के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शनलिज्म जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म होता है, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म होता है। साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म के जो हेड होते हैं वो मेलिनोस्की होते हैं, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के हेड होते हैं रेडक्लिफ ब्राउन होते हैं। तो अब बात करते हैं मेलिनोस्की की। तो मेलिनोस्की ने फंक्शनलिज्म में अपना कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ नीड्स, नाम से इन्होंने एक थ्योरी दिया था। इसमें इन्होंने बताया था जो कल्चर है वो कल्चर इंडिविजुअल के जो नीड्स है उसको फिलफिल करने में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक ना, इसमें इन्होंने बताया कि 3 तरह के नीड्स होते हैं, बेसिक नीड, इंस्ट्रूमेंटल नीड्स एंड सिंबॉलिक नीड्स। और ये बताते हैं कि जो बेसिक नीड्स है वो प्राइमरी नीड्स है, और बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद हम इंस्ट्रूमेंटल नीड्स पे जाते हैं, और जो सिंबॉलिक नीड्स है और सिंबॉलिक नीड्स में हम मैजिक रिचुअल्स को परफॉर्म करके अपना मानसिक तनाव उसको खत्म करते हैं। इसकी वजह से ये बताते हैं कि इस तरह के 3 नीड्स होते हैं। ठीक ना, तो अब रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो रेडक्लिफ ब्राउन हर्बर्ट स्पेंसर और डोर्खिम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जैसे वहाँ पे था मेलिनोस्की की कॉन्सेप्ट द थ्योरी ऑफ नीड्स में जो नीड्स था वो मतलब इंडिविजुअल को नीड्स को फुलफिल कर रहा था, पर यहाँ पे जो नीड्स है वो सोशल सॉलिडेरिटी को फुलफिल करेगा, मतलब सामाजिक एकता बनाने के लिए यहाँ पे काम आएगा। ठीक ना, जो सोसाइटी के कस्टम है, रोल है, मॉरल है, बिलीफ है, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए जो नीड्स है सोसाइटी के वो नीड्स फुलफिल होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया था। ये बताते हैं कि कल्चर कैसे आया था, कल्चर का उद्गम कैसे होता है। कल्चर का उद्गम ये बताते हैं कि जैसे हम बिलीफ हो गया, मोरल हो गया, कस्टम हो गया, इन सब चीज़ों को मानते मानते हम एक कल्चर को उसको रूप दे दिए, जैसे कि वो हमारी संस्कृति की तरह वो हमारे साथ जुड़ गया है, तो वो संस्कृति के रूप में ढल गया है, तो इसकी वजह से कल्चर ओरिजिनेट हो गया। फिर आर ब्राउन लॉ ऑफ किनशिप देते हैं। इसमें बताते हैं कि नातेदारी का क्या नियम है। इसमें ये 2 तरह के सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, पैटर्नियल सोसाइटी और मैट्रिलिनियल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। पैटर्नियल सोसाइटी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि फादर और सन के बीच में कैसा रिलेशन रहता है और उनके बीच में प्रॉपर्टी का कैसे शेयरिंग होता है। फिर इसी तरह मैट्रिलिनियल सोसाइटी में बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी का कैसे शेयर होता है, मदर और सन में बीच में कैसे इसका मतलब रिलेशन रहता है, जो मदर ब्रदर है उनके साथ जो चाइल्ड का रिलेशन कैसे रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैट्रिलिनियल और पैटर्नियल सोसाइटी में बताते हैं। तो यही था फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट, और ये आपके सामने कुछ रखा हूँ बस। तो अभी तो इसको खत्म कर दिया, अभी चलते डिफिनिज्म को पढ़ते हैं। और डिफिनिज्म भी इमर्ज होता है वो इवोल्यूशनिज्म को ही क्रिटिसाइज करके, क्योंकि यहाँ पे भी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के बारे में बात होता है। और क्योंकि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में ये बताया गया कि हर एक जगह का मनुष्य बौद्धिक क्षमता के आधार पर इतना विकसित है कि वो अपने कल्चर को इंडिपेंडेंटली इन्वेंशन किया। ठीक ना, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आज के तौर पे देख लें, आज के वर्तमान समय में जैसे छठ पूजा बिहार में ओरिजिनेट हुआ, परंतु आज पूरे वर्ल्ड भर में मनाया जा रहा है। पर जो बिहार में जो ओरिजिनल जिस फॉर्म में मनाया जा रहा है छठ पूजा, वो जैसे इसमें छठ पूजा में सूर्य भगवान का पूजा होता है, तो सूर्य भगवान का सब जगह तो पूजा होता है, परंतु सूर्य भगवान की पूजा के अलावा जो कार्य गतिविधियाँ होती हैं इस पूजा में वो शायद सभी जगह ना हो, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो इसकी वजह से डिफिनिज्म हुआ। जैसे ये वाला ट्रेड जैसे छठ पूजा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गया ना जी, इसकी वजह से पूरे डिफ्यूज हुआ ना वर्ल्ड में, इसकी वजह से इस तरह का डिफिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो उसको अभी चलते पढ़ने, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो बस अभी तो यही था फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अभी तो पढ़ लिए, तो अभी तो शाम के 3 बज रहे हैं, तो अभी तो बस यही हो गया। अब चलते डिफिनिज्म को खत्म करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी तो फिर आ चुके हैं तालाब पे, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और लेके आना था घर का धोवन, तो वहीं लेके आए हैं। तो अभी यहीं पे कुछ समय रहेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से चलेंगे घर। तो अभी तो आ चुके हैं ये जो बगीचा था ना वहाँ पर, क्योंकि उस दिन का लकड़ी कटा था, उसके बाद फिर हम आए नहीं थे। तो चलते हैं, आज देखते हैं क्या कंडीशन है। जो पेड़ में आग लगा था, अभी आग लगा ही है कि क्या है। तो अभी चलते हैं वहीं बगीचा में, और अभी आ चुके हैं बगीचा के पास। तो ये जो तालाब वाला काम था ना, ये भी पेंडिंग ही रह गया। ये देखिए शीशम के पेड़ पे ना ये चिड़िया अपना घोंसला लगाई है, इसी तरह का घोंसला रहता है। ये बगीचा है, और यहीं पर मट्टी खन का, यहीं का मट्टी निकाल कर इसको मेड़ रखा था। ये पहले मेड़ नहीं था, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं रुकता था, तो पानी रुकवाने के लिए इस मेड़ को दिया गया है। तो अभी तो चलते हैं, तो अभी तो आ गए बगीचा में। और ये सब पूरा आग लग चुका था, उस दिन लगा दिया गया था, तो ये सब पूरा जल चुका था। पहले देखे होंगे वीडियो में, पूरा यहाँ पर घास फूस था। तो यहाँ पर पहले ना परदादा रहते थे ना, तो यहाँ पे एक शंकर जी का पिंडी रखे थे, तो पूजा वगैरह करते थे। अभी भी है वो शंकर जी का पिंडी, पर थोड़ा सा मिट्टी के नीचे दब चुका है। और जो ईटा उटा है सब ना, तो यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए रखा गया है। यहीं पर था, इसी जगह पे आग लगा था उस दिन रात में। तो देखिए ये शीशम का पेड़ है, ये भी पूरा झुलस चुका है। ये मतलब अभी नया पौधा आ रहा था, ये लगाया नहीं गया था, ठीक ना। यहाँ पे जो था शीशम का शॉर्टकट देखें पूरी तरह अच्छी तरह से जल चुका है। अब ये केवल मिट्टी बचा है।
और ये देख रहे हैं, ये सब पूरा जो पेड़ था ना, ये सब पूरा यहाँ पे झाग की तरह था। जैसा ये झाग है ना बड़ा सा, पूरा आग लग चुका है, तो अभी कितना साफ हो गया। नहीं तो यहाँ पे अधिकतर सांप वगैरह रहते थे। और देख रहे हैं, ये एक पेड़ था काटने का, तो इसमें भी आग लग चुका था, इसमें भी आग लग चुका है, इतना सारा जल गया है। देख रहे हैं इसका शॉर्टकट। और ये देख रहे हैं, यही था लकड़ी, इसी लकड़ी को काटा गया था। ये सबसे बड़ा विशाल पेड़ है। देख रहे हैं इसका सोर कितना दूर में फैला है, इसका रूट्स का डायमीटर ले रहे तो कम से कम 6 से 7 फीट का डायमीटर आएगा, इतना लंबा है पूरा, ठीक ना। तो इसका देखिए कितना विशाल पेड़ है और कितना पुराना पेड़ है। पेड़ को पहचानने का एक तरीका होता है, इसका जो होता है ना, ये जो बीच बीच में लाइनिंग, इसे बोलते हैं, इसी के आधार पर पेड़ को पहचाना जाता है कितनी एज, इसका कितना एज हुआ है पेड़ का, मतलब कितने साल पुराना है, ठीक ना। तो इसको मतलब पहचानने वाली विधि को बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब कि कितना इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन हुआ है, कितने दिन का पुराना है ये पेड़, ठीक। तो ये है पेड़, ये कहू का पेड़ है, ठीक। और इसका ये देखिए, ये शाखा कटा हुआ है, तो इसका कैसा है। और इसमें भी ये बीच में चीड़ आ चुका है, इसे बोलते हैं नाभि, जो बीच में आ गया इसे बोलते हैं नाभि आ गया। तो इतना विशाल इसका ये एक पेड़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के डेट में सब पेड़ लगा रहे हैं, ये सब पेड़ गिरवा रहे हैं, पर ऐसा नहीं, ये बहुत पुराना पेड़ हो चुका था, कि दादा परदादा के समय का पेड़ था। लगभग 60-70 साल पुराना पेड़ हो चुका था। और पानी लगने की वजह से अब ये पेड़ जान नहीं बना रहा था, इसका मतलब विकास रुक चुका था और ऊपर से सूख रहा था, इसी की वजह से इसको गिरवाया गया। और ये जो बगीचा को पूरा सही करवाया गया है ना, मरम्मत, पूरा मेड़ रखवा कर पेड़ लगाएंगे, सागौन का, शीशम का, यही सब पेड़ लगाएगा। तो अभी तो यहाँ पे निगरानी कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं फिर उस तालाब पर। तो अभी तो आ चुके हैं तालाब पे, तो अभी तो चलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। What you like, what you don't. झलक भर ही दे